के साथ ऋतु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत समाचार। जो लोग भारतीय सभ्यता को विदेशों से आयातित मानते हैं, जो लोग यह मानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सभ्यता नई है, जो लोग यह मानते हैं कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, सच्चाई नहीं, उन लोगों को हमारा यह खास कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। यह प्रमाण है योद्धाओं के रथ के, यहाँ प्रमाण है मुकुट के, ये प्रमाण है कि समांतर सभ्यताओं के मुकाबले भारतीय सभ्यता सबसे अधिक विकसित है। अर्जुन का गांडीव प्रत्यक्ष। मिल गया युधिष्ठिर का राजमुकुट। मिल गई नकुल की तलवार। मिल गया द्रौपदी का सौंदर्य संदूक। क्या महाभारत के सबसे बड़े महावीर अर्जुन का धनुष मिल गया है? क्या जिस धनुष से अर्जुन ने महाभारत की भाग्य रेखा लिखी वो प्रकट हो गया है? क्या संसार के सबसे बड़े धनुर्धर जिसने बड़े बड़े वीरों को परास्त कर दिया वो जमीन फाड़कर बाहर निकल आया है? ये जानने के लिए आपको बागपत के सन्नौली गांव में चलना होगा, जहां पर भारतीय पुरातत्व की टीम ने जमीन के भीतर से इतिहास के दफन राज को निकाला है। यहाँ पर खुदाई में धनुष के आकार की एक ऐसी आकृति मिली है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध सीधे सीधे महाभारत काल से है। इस आकृति को काफी ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह धनुष से काफी मिलता जुलता है। करीब 5 फीट लंबा धनुष पूरी तरह से लकड़ी से बना था। काफी वक्त की वजह से लकड़ी तो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, लेकिन उसके निशान बाकी रह गए हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि यह धनुष महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन का हो सकता है। सभी का इजाद है वो भारत में भी वैसे ही हुआ जैसे और संस्कृतियों में हुआ। ये उसी पीरियड का है, वही इन्हीं लोगों का है, भारतीयों का ही है जो यहाँ दफन है, उन्हीं का रथ है। तो अब जब रथ हमें मिल गया तो बहुत सारी जो चीजें हमारे दिमाग में पड़ी हुई थी वो सारी आके जुड़ जाती हैं, और अब जब ये जुड़ती हैं तो हम फिर दोबारा से अपने ऋग्वेद और महाभारत काल और जो बीच का काल है, जो तीनों वेदों का काल है, उसको दोबारा से किसी और दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकते हैं। महाभारत में और रामायण में दोनों में उसमें जो कॉन्स्टिलेशंस हैं उनका एक बिल्कुल वर्णन दिया हुआ है कि ये युद्ध हुआ तो इस टाइम पे ये कॉन्स्टिलेशन था। तो उस पर रिसर्च हो गई, इधर आर्कियोलॉजी मिल गई, इधर और चीजें मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ काल्पनिक है। ये धनुष जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमय यहाँ की कुछ फीट की दूरी पर दफनाया गया ये ताबूत भी है। इतिहासकारों के मुताबिक ये किसी औरत का कंकाल हो सकता है। इसे बेहद शालीन तरीके से यहाँ पर दफनाया गया है। ऐसे में माना जाता है कि इसका संबंध किसी राष्ट्रीय परिवार से हो सकता है। शायद इसीलिए जिस चैम्बर में इस औरत को दफनाया गया होगा वहाँ ऐसा भी कुछ मिला जो आज के वैनिटी बॉक्स की तरह दिखाई देता है। बागपत में इतिहास के एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई दस्तावेज मिले हैं। कुछ ताबूतों को तो ऊपर से बड़े ही शानदार तरीके से सजाया गया था। इतने बड़े पैमाने पर ताबूतों के मिलने से इस बात की चर्चा होती है कि महाभारत में मारे गए योद्धाओं को यहीं पर दफनाया गया था। महाभारत को मृतक मानने वाले लोगों के सामने असत्य का महासवाल खड़ा हो चुका है। तो क्या इन अवशेषों का रिश्ता वाकई महाभारत
और उसके युद्ध से है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब तक महाभारत काल के मौजूद होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला था और इसलिए कई लोग महाभारत के महावीर जैसे अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन को दंत कथाओं के ही नायक मानते थे। लेकिन अब महाभारत के पुख्ता प्रमाण मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या है इस दावे की पूरी हकीकत, आइए आपको दिखाते हैं। इस रथ पर हजारों साल पहले जाने कौन सा महारथी सवार हुआ होगा। इन आभूषणों से युगों पहले ना जाने कौन सी राजकुमारी का श्रृंगार हुआ होगा। किसका होगा ये धनुष, किसकी होगी ये समाधि। उत्तर प्रदेश के बागपत में खुदाई के दौरान ऐसी हैरान करने वाली चीजें निकली हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैरत में पड़ गए हैं। बागपत जिले का इतिहास से गहरा नाता रहा है। यहाँ की धरती को महाभारत कालीन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर समय समय पर महाभारत व हड़प्पा काल से जुटे अवशेष मिलते हैं। क्या महाभारत का महाप्रमाण मिल चुका है? क्या 8 फीट लंबे होते थे महाभारत के योद्धा? क्या कुरुक्षेत्र से बागपत तक लड़ा गया था महाभारत का युद्ध? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए भारत समाचार की टीम ने उस जगह पर जाने का फैसला लिया जहां ये महाभारत काल के अवशेषों के मिलने का दावा किया जा रहा था। वो जगह यानी बागपत का सनौली गांव। हमारी टीम ने वहां पहुंचकर जो देखा सुना उसका मतलब साफ था कि यहाँ पर खुदाई में कुछ ऐसे सबूत मिले थे, लेकिन क्या वो अवशेष इतिहास का हिस्सा हैं? क्या वह वही ताबूत थे जो महाभारत की कथा और उसके नायकों का सबूत देंगे? सिनौली में साल 2005 में पहली बार खुदाई, जून 2018 में दोबारा खुदाई की गई, जनवरी 2019 में तीसरी बार खुदाई की गई, मई 2019 में चौथी बार खुदाई की गई। हम इस समय जिला बागपत के सिनौली गांव में मौजूद है जहां पर महाभारत काल के बड़े ही प्रमाण मिले थे जिनकी अभी भी जांच की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी सरसों के खेत में खड़े हैं, लेकिन अब यहां पर सरसों की खेती उगाई जा रही है। किसको मालूम था कि कभी यह जमीन रक्त रंजित होगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मिलने के बाद उन चीज़ों को दिल्ली भेज दिया गया है जिनकी जाँच की जा रही है। क्या उनको सोचा जा रहा है कि कभी ये या महाभारत काल के हैं या नहीं। किसे मालूम था ये जमीन कभी रक्त रंजित रही होगी, क्योंकि यहीं पर इसी जमीन से ताबूत, चारपाई, नर कंकाल, खुदाई में मुकुट निकले। यूं तो दुनिया में जहां कहीं भी खुदाई हुई है कई दफा रथ के पहिए या रथ का कोई हिस्सा मिल जाता है, लेकिन सोचिए ये जो सनौली की धरती है यहाँ पर साबुत रथ निकला है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो चीजें निकली हैं उनमें से कुछ को उठाने के लिए कई लोगों के लगने के बाद भी वो चीजें टस से मस नहीं हुई। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये महाभारत काल के योद्धा हैं तो उन्हें दफनाया क्यों गया? मुकुट मिले तो लगा ये राजसी मुकुट हैं, तलवारें मिली तो लगा योद्धाओं की हैं, लेकिन जब ताबूत में नर कंकाल मिले तो सवाल उलझ गया, क्योंकि उन ताबूतों पर भगवान पशुपतिनाथ अंकित थे। अगर वो राजा हिंदू थे तो उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? कब्र में उन्हें क्यों दफनाया गया? सिनौली में खुदाई में जो ताबूत मिले उनमें से 3 कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति के थे। उनके सिरहाने, उनके आभूषण भी थे, यहाँ तक कि रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी। यानी एक योद्धा की जितनी भी निशानियां हो सकती थी वो सब खुदाई में प्राप्त हुई थी, जबकि बाकी 3 में कहीं और से लाए गए मृत व्यक्ति की अस्थियां दफनाई गई थी। जानकारों का मानना है कि जो कब्र में हैं वो निश्चित तौर पर सेनापतियों की हैसियत वाले लोगों की रही होंगी, जबकि बाकी की उनके 5-7 के सिपाहियों की। सनौली से पहले बरनावा में तो 100 से ज्यादा कंकाल मिले थे उनमें, और सनौली में मिले कंकालों में समानता भी पाई गई।
ये माना जा रहा है कि कम से कम 5000 साल पुराने अवशेष तो ये हैं ही, क्योंकि हिंदू धर्म में प्रचलित परंपरा नहीं है, इसलिए बात समझ से परे है। एक अद्भुत है, हजारों साल पुरानी चीजें मिट्टी के नीचे ऐसे संरक्षित हैं मानो कुदरत इंतजार में रही हो कि आने वाली पीढ़ियों को अपना साबुत इतिहास देखने को मिल जाए। लेकिन बीतते समय के बाद इन्हें कल्पना की श्रेणी में डाल दिया गया है, भारत को महाकाव्य मान लिया गया है। लेकिन बागपत में जो चीजें पाई गई हैं, अगर उनकी उम्र पर मोहर लग गई तो दुनिया को अपना इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। जो पहिए का इजाद है वो भारत में भी वैसे ही हुआ जैसे और संस्कृतियों में हुआ। ये उसी पीरियड का है, वही इन्हीं लोगों का है, भारतीयों का ही है जो यहाँ दफन है, उन्हीं का रथ है। तो अब जब रथ हमें मिल गया तो बहुत सारी जो चीज़ें हमारे दिमाग में पड़ी हुई थी वो सारी आके जुड़ जाती हैं। और अब जब ये जुड़ती हैं तो हम फिर दोबारा से अपने ऋग्वेद और महाभारत काल और जो बीच का काल है, जो तीनों वेदों का काल है, उसको दोबारा से किसी और दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकते हैं। तो ये कंकाल किसके हैं? क्योंकि महाभारत के अनुसार पांडवों ने युद्ध जीता, कुछ सालों तक राजपाट भी किया, फिर हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर प्राण त्यागे। तो कंकाल अगर युद्ध में मारे गए लड़ाकुओं के हैं तो क्या ये कौरवों के हैं या पांडवों की तरफ से युद्ध में मारे गए सैनिकों के या फिर सेनापतियों के? क्योंकि रथ पर मुकुट पहनकर लड़ने वाला कोई आम व्यक्ति तो रहा नहीं होगा। बागपत का क्षेत्र इसलिए अद्भुत है क्योंकि चंद फीट की खुदाई में ही यहाँ कई ऐसी चीजें मिलने लगी हैं जिन पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ एक तो जी इधर लेके जाता है, हाँ, और अच्छा था जी। और ये पुराने जमाने के ढोबरे से थे जी, कुम्हारों के, वैसे कंगाल से भी थे। कितने दिन खुदाई चली यहाँ? यहाँ तो जी साल भर तो भी ऊपर रही, 2 बार हुई। देखने भी आते होंगे बहुत लोग। दुनिया यहाँ तो राह भी ना था जी आने का, बहुत मानस काम कर रहे थे यहाँ तो। जो अवशेष मिले थे किस काल से माने जा रहे हैं? बजने तो घने पुराना हिसाब था जी, कुमारू तो बुझा होगा उन्होंने। अब यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि जो लाक्षागृह है, लाखा मंडप टीला जो आज दर्ज किया गया 52 बीघा ज़मीन में है, वहाँ से महाभारत कालीन पोट्री मिल रही है, कल्चर सीक्वेंस मिल रही है। और हस्तिनापुर के अंदर 1952 में जो खुदाई हुई थी, बिल्कुल उस तरह की कल्चर सीक्वेंस और कालक्रम का निर्धारण यहाँ से भी हुआ। जल्दी ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। यहाँ पर फिलहाल जो इस टीले पर मौजूद सभ्यता और कल्चर है, यहाँ पर महाभारत कालीन पोट्री मिल रही है, कुषाण काल की, गुप्त काल की, सल्तनत काल तक की, यानी कि सुल्तान पीरियड के अंदर यहाँ पर एक मज़ार भी बनी हुई है, यानी कि जो एक सूफी संत बदरुद्दीन थे 11वीं शताब्दी में, तुगलक के दौरान, तुगलक के कार्यकाल यानी कि शासनकाल के दौरान वो थे, उनकी एक मज़ार यहाँ ऊपर बनी हुई है। तो मेरा कहना ये है कि युगों युगों से महाभारत से लगा करके बाद तक यहाँ पर ये टीला जो फिलहाल लाखा मंडप टीला के नाम से मशहूर है वो यहाँ मौजूद है। और इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर छोर पर कृष्णा और हिंडन नदी का संगम है। उस संगम के पास 2 गुफाएं भी मिलती हैं। उन गुफाओं का जो मुहाना है वो नदियों की तरफ जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सनौली में महाभारत काल के मिलने का दावा किया जा रहा है। पिछले सालों में यहाँ कई दौर की खुदाई हो चुकी है और जैसे जैसे जमीन के अंदर से इतिहास के राज बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की मान्यता और भी पुख्ता होती जा रही है कि महाभारत का युद्ध यहीं पर लड़ा गया है। सनौली की मिट्टी है जो रह रह कर इतिहास उगलती है। महाभारत में जिस लाक्षागृह का जिक्र मिलता है वो भी इसी धरती पर मौजूद है। देखिए ये रिपोर्ट। महाभारत काल का सबसे बड़ा रहस्य। सबूत बोलेंगे, महाभारत के राज खोलेंगे। अद्भुत महाभारत के अविश्वसनीय सबूत।
बागपत के बरनावा में लक्षाग्रह के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। आज गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचे और लगभग 30 एकड़ जमीन पर फैले कई टीले हैं जो लक्षाग्रह के अवशेष बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, जिनमें से एक वर्णावर्त भी शामिल है। बता दें कि ये वही वर्णावर्त है जिसे आज बरनावा के नाम से जाना जाता है। बरनावा गांव के अंदर यहाँ पर दुर्योधन द्वारा लक्षागृह बनवाया गया था, क्योंकि पांडवों को मारने के लिए इसी लक्षागृह के अंदर षड्यंत्र रचा गया था। वहीं इसके अंदर एक गुफा भी शामिल है जिसे पांडवों द्वारा बनाया गया था, जिससे पांडव अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पर लोगों का भी यह भी कहना है कि ये वही लक्षागृह और ये वही गुफा है जिसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि महाभारत काल से जोड़ने के बाद भी आज तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लक्षाग्रह का निर्माण किया था। लक्षाग्रह यानी कि लाख से बनी इमारत जो आसानी से जल सकती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि लक्षाग्रह के निशान आज भी मौजूद हैं। पांडवों को जलाने के लिए लक्षाग्रह बनाया गया था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक महान ऋषि जो पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि थे, सन 60 में यहाँ आए थे। आप तस्वीर देख रहे हैं ये सब सामने। और उन्होंने जो इतिहास दिया लक्षाग्रह का, जब वो सन 60 में आए उस समय खंडर रूप में था ये सब पूरा टीला। और उनकी एक विशेषता ये थी कि जब वो लेट जाते थे तो लेट करके प्रवचन करते थे शवासन की मुद्रा में, और उसी में ही उन्होंने प्रवचन किए हैं। और उनकी मुद्रा होती थी शवासन में लेट करके, सबसे पहले वो संस्कृत बोलते थे, उसके बाद वो हिंदी अनुवाद करते थे। 15 मिनट संस्कृत, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ज्वलनशील लाख से बने होने के कारण अब भवन का अवशेष मिलना असंभव है, लेकिन महाभारत में उसके टीले पर स्थित होने का वर्णन था और यहाँ मिट्टी का टीला साक्षात है। एसआई के कुछ बोर्ड भी हैं जो यहाँ ये बताते हैं कि जिस लक्षाग्रह का जिक्र होता है वो कभी यहीं पर हुआ करता था। हमने स्थानीय लोगों से बात की। ये वही लक्षाग्रह है जो अब महाभारत दिखाया और उसमें भी यही दर्शाया गया। हम भी अपने बड़े बूढ़ों से बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, ये वही लक्षाग्रह है। अब इस गांव का नाम बरनावा है। महाभारत काल में इसको वारणावत कहते थे और हमने अपने बूढ़ों से भी यही सुना कि ये महाभारत काल में वारणावत था और इसमें भवन बनाया था। पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा था, उसमें एक सुरंग भी बनाई थी। ये सुरंग भी हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं जो ऐसे। अब ये जो इसको पक्का किया तो पर्यटन विभाग ने इसको पक्का वगैरह किया, लेकिन ये कच्ची सुरंग थी। इसमें बढ़ते थे, देखते थे जब हम बच्चे थे। और यहाँ से जब वो सुरंग द्वारा निकले थे तो श्रृंग ऋषि के प्रवचन में आया, जो श्रृंग ऋषि की आत्मा है कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी, उनके प्रवचन में आया, प्रवचन है, किताब है, उसमें आया कि यहाँ से सुरंग के द्वारा निकल करके चंद्रयान वन में चले गए। और यहीं उसके सामने ही जो शाहपुर बाणगंगा नाम से एक गांव है, वो बाणगंगा यूँ कहते थे, वो हमारे सामने तक वहाँ से पानी निकल के चलता था जहाँ उन्होंने तीर मारा था। महाभारत में ये भी जिक्र मिलता है कि पांडवों को लक्षाग्रह के षड्यंत्र के बारे में पहले से पता चल गया था और वो एक सुरंग के रास्ते वहाँ से निकल गए। मिट्टी के टीले से लगी सीढ़ियाँ थी जो नीचे की तरफ जाती थीं। हमें भी वहाँ एक सुरंग मिली। क्या ये वही सुरंग है जिसके रास्ते से होते हुए पांडव बच निकले थे? समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बागपत के बरनावा गांव में दुर्योधन द्वारा लक्षागृह बनवाया गया था, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा गया था। उसी में पांडवों द्वारा एक गुफा बनाई गई थी, जिससे गुफा से वो बचकर निकले थे। यही वो गुफा है जिससे पांडव अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले थे। आइए हम इस अंदर गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि किस तरीके से इस गुफा को बनाया गया होगा और इस गुफा से बचकर जो पांडव निकले थे किस तरीके से निकले होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सामने है पश्चिम की तरफ एक मोड़ जा रहा है और उसके मोड़ के बाद बताया ये भी जाता है कि यहाँ से 7 मोड़ जाते हैं और 7 मोड़ जाने के बाद इस गुफा को उस महल में निकलता है जहाँ से पांडव अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। लोग यहाँ पर अलग अलग बातें करते हैं। कहते हैं कि इसे हाल ही में खोदा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पौराणिक कहानी है। नदियों का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर ये गुफा जाकर के खुलती है। इसका महाभारत में उल्लेख है।
वो ये कि पांडव यहाँ से भागकर निकले थे, वो इसी गुफा से निकले थे। लेकिन अब नदियों तक भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि इसकी छत बहुत कहते हैं कि इतनी लंबी ये गुफा हुआ करती थी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई अनजान व्यक्ति जाए तो वो खो भी सकता है। दरअसल जहां पर लक्षागृह के लिए पुरातात्विक पड़ताल चल रही है, वहां पर करीब 500 साल पहले एक किला और दरगाह मुगलकालीन निर्माण के साथ मिल गई और अलग अलग बातें होने लगी। सुरंग है, जिस सुरंग के माध्यम से वो निकले थे उसके चिन्ह हैं आज भी। और लाक्षागृह से निकलने के लिए सुरंग बनाई गई थी। लाक्षागृह के चारों ओर वन ही वन था, लगभग 20 किलोमीटर चारों तरफ, और उस सुरंग में उसके माध्यम से उस जंगल में निकल गए थे। चंदन का वृक्ष, चंदन के पेड़ थे इस क्षेत्र में, चंदन वन लगता था ये पूरा क्षेत्र, तो उस वन में वो निकल गए थे यहाँ से सुरक्षित। इतिहासकारों का मानना है कि बात हजारों साल पुरानी है, इसलिए लोगों के अलग अलग मत हैं। कई राजाओं का यहाँ पर शासन रहा और उन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर निर्माण करवाया। महाभारत की कहानी के अनुसार उस दिन लक्षागृह में एक आदिवासी परिवार ठहरा था, जिसमें एक महिला और उसके 5 पुत्र थे। लक्षागृह में आग लगने पर पांडव द्रौपदी समेत सुरंग के रास्ते सकुशल बाहर निकल गए, लेकिन वो आदिवासी परिवार उसी में जलकर खाक हो गया और हस्तिनापुर तक ये संदेश मिला कि पांडव लक्षागृह में जल गए। वक्त के साथ मिट्टी के टीलों ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली और भारत का इतिहास महाकाव्य के किस्से में बदल गया। लेकिन 2005 में जब इस क्षेत्र के आसपास खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर महाभारत काल के निशान आज भी मौजूद हैं। 1952 में पहली बार हस्तिनापुर में महाभारत काल के प्रमाण ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी। बहुत सारी चीजें सामने आई थी और अब जो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमाण इकट्ठा हुए, एक बात तो साफ हो रही है कि इन दोनों जगहों का कनेक्शन है, इस पूरे इलाके का कनेक्शन है और ये पूरा एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा है। हिंदुस्तान का भूगोल आज भी इन जगहों की गवाही देता है जहां पर कभी महाभारत का युद्ध लड़ा गया। वर्तमान में हरियाणा की सीमा में कुरुक्षेत्र, दिल्ली से सटा इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, उन गांव के निशान है जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प है वेदों में प्रमाण, जिनका सोनौली की मिट्टी रह रह कर के इतिहास उगलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जमीन से निकलते सबूत खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक काव्य नहीं बल्कि भारतवर्ष के इतिहास की जीती जागती सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।